Hello everyone, welcome back to Study India channel, and this is the chapter number 3 of class 7 geography. This is about inside our earth. So this is very important for the perspective of earth and earth interior. इसमें हम पढ़ेंगे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, डिफरेंट रॉक्स के बारे में, रॉक साइकिल क्या है, और लास्ट में हम मिनरल्स पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्थ है हमारी, उसकी बहुत सारी कंसंट्रिक लेयर्स है, जस्ट लाइक अ ओनियन की तरह। तो कंसंट्रिक लेयर्स किन्हें कहते हैं? देखिए, एक सेंटर के अराउंड अगर डिफरेंट सर्कल हो तो उन्हें कंसंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, बट इनका सेम सेंटर है होता है। ओके, तो उसी तरीके से ओनियन में भी होता है, और ओनियन की तरह ही डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कंसंट्रिक लेयर्स होती हैं अर्थ में। जो मेनली 3 लेयर्स होती हैं वो होती हैं यहाँ पे, जो सबसे आउटर लेयर होती है जिसे कि हम क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद हम इनवर्ट जाएंगे तो हमें मेंटल मिलेगी, मेंटल लेयर होगी, और लास्ट में कोर। तो जो मेनली 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं जिन्हें हम क्रस्ट, मेंटल, कोर कहते हैं। और कोर जो हमारी है उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया है, इनर कोर एंड आउटर कोर के बारे में। तो चलिए वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्रस्ट किसे कहते हैं हम, और मेंटल एंड कोर किसे कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रस्ट की बात करेंगे। तो जो क्रस्ट है हमारी अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, इसे ही हम क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। ओके, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, देखिए जो इसकी जो थिकनेस है, कॉन्टिनेंट की बात करें हम, ओके, कॉन्टिनेंट पे जो इसकी थिकनेस है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। ओके, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट्स पे जो इसकी थिकनेस है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है ऑन एन एवरेज। यहीं अगर हम ओशन क्रस्ट की बात करें, जो कि ओशन का फ्लोर है, हम उसे ही ओशनिक क्रस्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थिकनेस थोड़ा कम है, जो कि 5 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा कि ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, सो कौन कौन से मिनरल्स कॉन्टिनेंटल मास पे मिलते हैं? तो जो मेनली जो मिनरल है कॉन्टिनेंटल मास पे वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम है। ओके, जिसे कि हम सियाल कहते हैं। ओके, सियाल भी कहते हैं इसको। देखिए, SI से यहाँ पे सिलिका बन जाएगा, और AL से यहाँ पे एल्यूमिनियम बन जाएगा, तो इसलिए इसको हमने सियाल कहा है। ओके, सो अब हम यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट की बात करेंगे। जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मेनली जो मिनरल पाए जाते हैं हम कहेंगे यहाँ पे सिलिका एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। ओके, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है जिसे कि हम कहते हैं सीमा। ओके, तो SI से हो गया यहाँ पे सिलिका, एंड ME से हो गया यहाँ पे आपका मैग्नीशियम। ओके, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये हमारी ओशन है जिसे कि हम सीमा कहेंगे, और इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है कॉन्टिनेंटल मास जो कि सियाल का बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सियाल है वो लेस डेंसर है एज़ कम्पेयर टू सीमा, क्योंकि ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि मेंटल किसे कहते हैं। जो मेंटल है जस्ट बीनीथ दी क्रस्ट है। कह सकते हैं कि अगर ये मेंटल है तो जैसे ही मेंटल ख़त्म होती है तो जैसे ही क्रस्ट ख़त्म होती है तो यहाँ पे हमें मेंटल दिखने लग जाती है। ओके, तो क्या प्रॉपर्टीज़ है मेंटल की? देखिए, जो मेंटल है इसकी जो डेप्थ है वो लगभग क्रस्ट से 2900 किलोमीटर पे है। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना था कि जो मेंटल की जो डेप्थ है अप टू द 2900 किलोमीटर है, और जिसके नीचे हमें क्या दिखने लग जाएगा? कोर दिखने लग जाएगा। ओके, तो कोर किसको कहते हैं ये समझते हैं हम यहाँ पे। देखिए, जो कोर है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की। ओके, और जिसका रेडियस होता है लगभग 3500 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि अगर ये हमारी कोर है, ओके, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, तो अगर हम यहाँ से जो ये रेडियस नापे, या हम कहें कि जो डेप्थ है किसकी? कोर की, वो लगभग 3500 किलोमीटर है। ओके, ऑन एन एवरेज लिया गया है ये, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बना हुआ है निकिल एंड आयरन से। निकिल को हम Ni से डिनोट करेंगे,
और आयरन को जैसे कि हमें पता है Fe से डिनोट करते हैं, तो ये इस तरीके से नाइफ बन जाते हैं। तो हमें आसानी होती है इसको याद रखने में कि नहीं, कोर इज़ मेड अप ऑफ नाइफ, निकल एंड आयरन। ओके, इसके अलावा जो सेंट्रल कोर होता है, देखिए दो भागों में कोर होता है, एक सेंट्रल कोर या इनर कोर कहेंगे और एक आउटर कोर होता है। ओके, और जो इनर कोर होता है इसका हाई टेम्परेचर होता है। देखिए हाई टेम्परेचर होने के कारण जो रॉक होंगे वो मेल्ट डाउन हो जाएंगी, तो इसके कारण जो ये कोर हो, ये हमें क्या मिलना चाहिए था, लिक्विड मिलना चाहिए था, पर ये होता है क्या, सॉलिड। जो इनर कोर होता है वो हमेशा सॉलिड होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए हाई टेम्परेचर हो तो कोई भी चीज़ मेल्ट डाउन होगी और वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होने के साथ साथ इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना हाई प्रेशर होता है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इनर कोर का, वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो ये रीज़न है कि जो हमारा कोर है इतना हाई टेम्परेचर होने के बाद भी सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसलिए ये हमें सॉलिड दिखने लग जाता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि कोर किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं और क्रस्ट किसे कहते हैं, और यही जो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगी ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पे डायग्राम है जिसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ये कॉन्टिनेंटल है और नीचे नीचे जाते जाते हमें क्या मिलती जाएगी, मेंटल मिलेगी, क्रस्ट, मेंटल एंड फिर लास्ट में हमें कोर मिलेगी। सो अब हमने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली है कि जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कितनी लेयर्स हैं। ओके, उस लेयर्स के बाद हम पढ़ेंगे अब रॉक्स एंड मिनरल किन्हें कहते हैं। देखिए रॉक्स एंड मिनरल भी सिंपल है और वो रिलेटेड है हमारे लेयर्स ऑफ द अर्थ के साथ। ओके, तो जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स से बनी हुई है, ठीक है, और एनी नेचुरल मास जो कि मिनरल मैटर से बना हुआ है उसी को हम जो कि देखिए कोई भी नेचुरल मास है जो कि मिनरल मैटर से बना हुआ है, ओके, तो उसी को हम क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर डेट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है। ओके, जो अलग इसके अलावा जो लास्ट में हमारे पास जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन ग्रेन होते हैं, और जबकि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के कोर्स ग्रेन होते हैं। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस थे। अब आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए ये एग्जांपल था ग्रेनाइट का, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट का एग्जांपल है। ओके, और ये ग्रेनाइट की पिक्चर है यहाँ पे। ओके, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल हुआ वो बसाल्ट हुआ, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का जो एग्जांपल है वो ग्रेनाइट है। तो आई होप आप अब बहुत अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, और इग्नियस रॉक को ही हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की बात करेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक किसको कहते हैं, देखिए जो इग्नियस रॉक बनी हुई है, जब उसकी वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जो टूट जाती हैं वो, ठीक है, ये इग्नियस रॉक है, मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, इसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे विंड के कारण, ठीक है, टेम्परेचर के कारण, वाटर के कारण, इसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स हो जाती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और क्या होता है जो ये अलग अलग टुकड़ों में बट गई, ठीक है, ये ब्रेक हो गई, तो ये क्या होता है, रोल डाउन होती है, क्रैक हो जाती है, और एक दूसरे को जब ये हीट करेंगे तो ये और छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, ठीक है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट। और जो ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। ओके, तो ये इस तरीके से छोटे छोटे जो रॉक है वो टूट जाती है, इनको ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। ओके, और ये सेडिमेंट क्या होते हैं, एक जगह से, सपोज ये सेडिमेंट है, ये इस जगह पे है, और इस तरीके से दूसरी जगह पे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा, विंड के द्वारा या किसी वाटर के द्वारा, इन सारे एजेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएंगे। ओके, और जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे तो ये जो ये सेडिमेंट है, जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे आएंगे, तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर जगह पे। इस प्रकार जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे, इस तरीके से बहुत सारे जो सेडिमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाएंगे और कंप्रेस होंगे, एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे और कंसोलिडेट हो जाएंगे, तो ये पूरा एक क्या, रॉक का फॉर्म ले लेंगे। तो ये जो लेयर बना रहे हैं सेडिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। जिस तरीके से ये लेयर बन रही है,
तो ये जो लेयर्स बनी है, ये लिथिफिकेशन हो गया ये प्रोसेस, और उसके बाद जब ये कंप्रेस होके कंसोलिडेट होके ये पूरा एक रॉक का फॉर्म ले रही है, इसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो ये थी सेडिमेंट्री रॉक, ये पूरी प्रोसेस है सेडिमेंट्री रॉक बनने की। ओके, एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल इसमें कौन कौन से हैं। एग्जांपल है ये सैंड स्टोन यहाँ पे। ओके, सैंड स्टोन हो गया, यहाँ पे आपका लाइम स्टोन हो गया, ओके, क्ले हो गया। ये सारे जो एग्जांपल है हमारे सेडिमेंट्री रॉक के हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन डिफरेंस होता है ना सेडिमेंट्री रॉक में, वो ये है कि सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल मिलते हैं प्लांट एंड एनिमल के, और ये चीज़ किसी भी दूसरी रॉक में नहीं मिलती है। तो इस सबसे ज़्यादा अगर आपको याद रखना है तो ये चीज़ रखनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि मेटामॉर्फिक रॉक किसको कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि रॉक साइकिल क्या होती है। देखिए, जो इग्नियस रॉक होती है और सेडिमेंट्री रॉक होती है, यही चेंज होकर हमें मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। और किस तरीके से, जब इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो उनके ऊपर ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर लगता है, तो ये अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेती है मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, तो इस तरीके से जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो जो अंडर ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर के कारण जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है वो अपना जो प्रॉपर्टीज है उसे चेंज कर लेती है, और वो मेटामॉर्फिक रॉक में फॉर्म हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये क्ले है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, ये चेंज हो जाएगी सैलिट में जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। उसी तरीके से जो लाइम स्टोन है ये चेंज हो जाएगा मार्बल में। ओके, तो लाइम स्टोन यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है जो कि चेंज हो रहा है अंडर ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर के कारण मार्बल में। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे अब हमने ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद जो हमारी जो रॉक्स हैं वो किस तरीके से हमें यूज़फुल है। देखिए, वो जो रॉक्स हैं वो बहुत सारी यूज़फुल है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई हार्ड रॉक है तो वो यूज होती है रोड्स बनाने में, हाउस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। इसी तरीके से अगर जो फाइन ग्रेन है उसका कहीं और यूज होता है, जैसे कि फ्लोर बनाने में। ठीक है, जो फ्लोर को हम सरफेसिंग करते हैं उसको बनाने में। और इस तरीके से हमने रॉक्स के जो वेरियस यूज है जो हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल किसे कहते हैं। जो रॉक साइकिल है मैं उससे आपको एक यहाँ पे डायग्राम से बताऊंगा कि रॉक साइकिल किसको कहते हैं। देखिए, जो रॉक साइकिल है, देखिए सबसे पहले जो हमारे मैग्मा से जब मैग्मा कूल डाउन होता है और सॉलिड होता है तो ये इग्नियस रॉक बनाता है। ओके, सबसे पहली प्रोसेस ये है। उसके बाद जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है तो ये सेडिमेंट्स बनाते हैं, और छोटे छोटे जो ये रॉक्स हैं यही सेडिमेंट है। और जब ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं एंड डिपोजिशन होते हैं तो ये इस तरीके से ये लेयर बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसे कि हम लिथिफिकेशन कहते हैं। फिर जाके ये कंप्रेस और ये कंसोलिडेट होते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। फिर ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक है। ओके, ये इग्नियस रॉक है, ये ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर के कारण खुद की जो स्वरूप को या खुद की फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक बना लेते हैं। फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये मेल्ट डाउन होके फिर से ये मैग्मा बन जाता है। ओके, ग्रेट, अगर ये कंटिन्यूस जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये कंटिन्यूस हीट के कारण और प्रेशर के कारण ये क्या हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर देती है या मेल्ट डाउन हो जाती है, और उसके बाद ये मैग्मा बन जाती है। फिर से मैग्मा जो बाहर आएगा कूल होगा, सॉलिड होगा, और ये इग्नियस रॉक बनाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ओके, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी जिससे कि हम रॉक साइकिल यहाँ पे कह रहे हैं। ख़ास बात ये है कि कोई भी रॉक किसी भी रॉक में चेंज हो सकती है। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि इग्नियस रॉक के बाद पहले सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और फिर जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक हमेशा मैग्मा बने। हो सकता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक अपनी कंडीशन में इस तरीके से चेंजेस लाए कि ये फिर से इग्नियस रॉक बन जाए या फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। तो कोई भी रॉक किसी भी रूप में चेंज हो सकती है, ये खास बात थी यहाँ पे। इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें लिखी गई है ये रॉक साइकिल के बारे में जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि मिनरल्स किसे कहते हैं। देखिए, जो मिनरल्स है वो नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस है, ठीक है, जिनका सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं।
और सर्टेन केमिकल कंपोजिशन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ये मिनरल्स के बारे में हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो अदर चैप्टर्स आएंगे उनमें बिल्कुल मिनरल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मिनरल्स किसे कहते हैं। और मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए फ्यूल भी हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सारे फ्यूल हैं जो कि यूज होते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स का जो यूज है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में भी है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एंड फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में भी मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, हमने क्रस्ट में पढ़ा था सिलिका, मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो मिनरल्स हैं। ओके, निकिल, आयरन वगैरह मिलते हैं जो कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके हमें हमारी जो मिनरल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। पहले हमने लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कितने टाइप के रॉक होते हैं डिटेल में पढ़ा, रॉक के बारे में, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा, उसके बाद मिनरल्स के बारे में पढ़ा, इनके यूजेस के बारे में पढ़ा। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर का एंड होता है। आई होप आप सभी इस चीज़ को एंजॉय कर पाए होंगे। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर कीजिए इसको प्लीज़। थैंक यू।